हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू पर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था एसिड्स को। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस के बारे में। तो आइए बिना किसी फालतू की बात के शुरू करते हैं। बेस तो जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक वैसे ही बेस की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बेस का जो टेस्ट होता है बेटे, वो टेस्ट आपका बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है किसी भी बेस का। ठीक है। दूसरी जो बात आपको इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, जब भी किसी भी बेस को हम लोग टच करते हैं तो टच करने पर बेस हमारा थोड़ा सा सोपी सोपी फील होगा, यानी कि चिपचिपा फील होगा। ठीक है। तो दूसरी बात भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या होगा, जो फील होगा वो कैसा होगा बेटे? सोपी होगा। तो मैं लिख देता हूं सीधा, क्या? सोपी टच। क्या बेटे? सोपी टच। उसके बाद तीसरी जो बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि बेस जो होते हैं इनका जो लिटमस पेपर का जो कलर होता है उसको चेंज करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने देखा था एसिड के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी? एसिड आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज करता था। तो यहाँ पर बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को आपके ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देता है। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बेटे जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर आप लोगों को बोलना है कि सम ऑफ द बेस या बेसिस हैव कोरोसिव इन नेचर। क्या होते हैं बेटे? कोरोसिव नेचर के होते हैं। सारे बेस कोरोसिव नेचर के नहीं होते हैं, केवल कुछ एक बेस होते हैं जो आपके कोरोसिव नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटे आपके दो बेस NaOH और KOH, ये दोनों क्या होते हैं बेटे? आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेस आपके ऐसे होते हैं जिनका नेचर क्या होता है? कोरोसिव होता है। इसी वजह से NaOH को बोला जाता है कोस्टिक सोडा। क्या बोला जाता है बेटे? कोस्टिक सोडा। और KOH को बोल दिया जाता है कोस्टिक पोटाश। क्या बोल दिया जाता है बेटा? कोस्टिक पोटाश। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है ये दोनों बातें। तो चार प्रॉपर्टियां बेसिकली हमने बेस की देखी हैं। सबसे पहली बात बेटे क्या? टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। दूसरी बात क्या? जो टच होता है इनका सोपी होता है। कैसा होता है? सोपी होता है। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ एक बेसिस जो होते हैं उनका नेचर कोरोसिव होता है, यानी कि कुछ बेस ऐसे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? NaOH और KOH। NaOH को क्या बोला जाता है? कोस्टिक सोडा। और KOH को क्या बोला जाता है? कोस्टिक पोटैश। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये तो थी बेटे इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बनती है। जैसे हमने एसिड के टाइम पे तीनों तरह की डेफिनेशन देखी थी, तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने बेस के और एसिड के। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे बेस की अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात तो फिर रिपीट कर देता हूं, किसके लिए एप्लीकेबल है? केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए बेटे? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज कर देते हैं? OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। क्या है ये? हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को बोल दिया जाता है हाइड्रोक्साइल आयन। क्या बोल दिया जाता है बेटे? हाइड्रोक्साइल आयन। तो आर्हेनियस साहब ने बोला बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्साइल आयन का रिलीज कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरे जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ना है, कौन सा? ब्रोंस्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। कौन सा बेटे? ब्रोंस्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग बेस कौन था बेटे? इसके अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड से क्या ले लेते हैं? H+ आयन। तो सीधी सी बात है बेटे, H+ आयन एक्सेप्टर जो होंगे वो इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे? बेस होंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? इसके बाद तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा बेटे?
लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। कौन सा है बेटे? लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस साहब के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हो, यानी कि लोन पेयर डोनर जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ कौन है? आर्हीनियस। तो हम चर्चा करेंगे सिर्फ किसकी? आर्हीनियस की। यहाँ पर इंफॉर्मेटिव था इसलिए मैंने बताना समझा कि एक बार बता देता हूं। आइए चले देखते हैं आर्हीनियस साहब के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन क्या बनती है। तो आर्हीनियस ने बोला द substances which releases OH minus ions, या फिर ब्रैकेट में लिख दो बेटे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन। क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइल आयन। द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटे? बेस बोला जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं वाटर से करवाता हूँ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालता हूँ, ये आयनाइज हो जाता है Na+ और OH माइनस आयन के अंदर, यानी कि ये OH माइनस आयन जो है इसने रिलीज कर दिया किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए आपका NaOH जो है क्या है बेटे? बेस है। चलिए छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं करवा देता हूँ वाटर के साथ, तो ये भी आयनाइज होता है K+ आयन और OH माइनस आयन के अंदर, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने भी अपना OH माइनस आयन क्या कर दिया? एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज कर दिया। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से आपको आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस को डिफाइन करना है। ठीक है बेटे, तो फटाफट से उतारिए इसको, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटे, आज कुछ नई बातें जरूर सीखोगे, है ना? तो लेक्चर को पूरा देखना है। तो आइए देख लेते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि बेस जो होता है उसकी पहचान क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, बेस जनरली आपके मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं भाई? या तो मेटल के ऑक्साइड होंगे या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे। मेटल के ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? एक दो एग्जांपल लिख देता हूं। जिंक ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है। जबकि मेटल के हाइड्रोक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक के नाम लिख रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं बेटे? बेसिस के अंदर आते हैं। तो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और पता लग गई बेसिस की कि वो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर अपने OH माइनस आयन को रिलीज कर दे, वो सभी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? बेस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और लिख सकते हो आप लोग कि ये मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो एसिड से रिएक्शन करने पर ये साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये छोटी सी बात और ध्यान रखनी है आपको। मान लीजिए हम रिएक्शन करवा देते हैं मेटल के ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ। किसके साथ करवा देते हैं बेटे? HCl के साथ। तो रिएक्शन जब होगी यहाँ पर बनता है कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। दो क्लोरीन इधर है, इधर एक क्लोरीन था, तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप देखिएगा बेटे, उधर की साइड एक कॉपर, इधर भी एक कॉपर, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। तो कॉपर क्लोराइड जो बना ये आपका क्या है बेटे? साल्ट, और ये आपका वाटर। जबकि अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं मेटल के हाइड्रोक्साइड की, तो वहां पर क्या होगा? किसको उठाए बेटे? चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को उठा लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं करवाता हूं H2SO4 के साथ, किसके साथ करवाता हूं बेटे? H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर जो साल्ट बनता है वो बनता है मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस जरूर करेंगे। फर्क क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2 है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को चेक करो बेटे, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी
टू ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो बना ये एक्ट करता है एज ए सॉल्ट। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो बेस को। ठीक है बेटे, तो बेस की डेफिनेशन क्या होगी, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन का रिलीज कर देते हैं। बेसिस के अंदर मेटल के ऑक्साइड भी आ सकते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी आ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, मैं आपसे पूछता हूं कि बेस और एल्केली क्या ये दोनों वर्ड जो है वो सेम है बेटे? जल्दी बोलो। चलिए मैं बता देता हूं। बेस और एल्केली जो होते हैं बेटे ये दोनों डिफरेंट वर्ड होते हैं। एल्केली जो होता है वो बेसिस की एक कैटेगरी होती है। क्या होती है? एक कैटेगरी होती है। तो प्रॉपर हम ये नहीं बोल सकते कि सारे बेस जो होते हैं वो एल्केली नेचर के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं बेटे एल्केली की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? एल्केली की। तो बताइए जरा एल्केली क्या होते हैं? एल्केली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। These are those substances which dissolves or ionizes completely in aqueous solution। ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। एग्जांपल क्या दोगे बेटे? एग्जांपल आप दे सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो यहां से एक जबरदस्त बात निकल के आती है, फटाफट से नोट डालो बेटे। नोट डाल के आप लिखो all alkalis are base, all alkalis are bases, but all bases are नोट एल्केलीज। तो याद रखना बेटा ये काफी अच्छी बात निकल के आई है कि जितने भी हमारे एल्केलीज होते हैं वो सारे के सारे बेस होते हैं, जबकि जो सारे बेस होते हैं वो सारे के सारे एल्केली नहीं होते। तो चलिए फटाफट से कोई एग्जांपल बताइए जो कि बेस तो होता है लेकिन एल्केली नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटे FeOH2 और CuOH2 कॉपर का हाइड्रोक्साइड और आयरन का हाइड्रोक्साइड ये बेस तो होते हैं जबकि एल्केली नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपका ओलंपियाड या एमटीएससी में आने लायक क्वेश्चन है, पूछ सकता है। साफ कर दिया, चलिए कोई नहीं दोबारा लिख देता हूं। आयरन का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का हाइड्रोक्साइड ये दोनों सब्सटेंस बेस की तरह बिहेव करते हैं जबकि एल्केली की तरह बिहेव नहीं करते हैं। एल्केली के एग्जांपल मैं लिख चुका हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, क्लियर है ना बात? चलिए अब बचता है अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को भी फटाफट खत्म कर लेते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला। जैसे हमने एसिड के अंदर पढ़ा था क्लासिफिकेशन, ठीक वैसे ही यहाँ पर बेस के अंदर भी क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली बात बेटे जो क्लासिफिकेशन होगा वो हम यहाँ पर 3 तरीके का पढ़ेंगे। जो पहला जो क्लासिफिकेशन हमारा होने वाला है वो पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप कैसे बताओगे कि कौन सा बेस जो है वो किस टाइप का है? तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपका जो बेस होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटे? 2 टाइप का। कंसंट्रेटेड बेस, पहला क्या है? कंसंट्रेटेड बेस, और दूसरा है आपका डाइल्यूट बेस। तो मैं बता चुका हूं, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है वो इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड बेस वो बेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होता है बेटे? लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और डाइल्यूट बेस वो बेस होता है जिसके अंदर क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इसको आसानी से ध्यान रख सकते हो। यानी कि कंसंट्रेटेड बेस का मतलब क्या
बेस ज्यादा वाटर कम, और डाइल्यूट बेस का मतलब क्या, वाटर ज्यादा बेस कम। तो पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके बेसिस पे थी, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो आइए चलते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ। दूसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो रहने वाली है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। किसके बेसिस पे रहने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ, लिख देते हैं सेकंड है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दूसरा आपका वीक बेस होता है। ठीक है, पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा क्या है, वीक बेस। तो ये भी आप लोग जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा था वो आसानी से बता सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 100% डिसोसिएशन इन aqueous solution, यानी कि strong base are those bases which dissociate 100% in aqueous solution or which dissociate completely in aqueous solution or which completely ionizes in aqueous solution। तो weak base क्या होंगे, weak base are those bases which do not dissociate 100% in aqueous solution। तो आप क्या लिख सकते हो, incomplete ionization, क्या लिख सकते हो बेटे, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, और क्या लिख सकते हो, और लेस देन 100% आयनाइजेशन। तो इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। ठीक है बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो इसको, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस के क्या क्या एग्जांपल दोगे, NaOH, KOH और BaOH2। जबकि वीक बेस का अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड दे सकते हो, और क्या दे सकते हो, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटे, ध्यान रखोगे। चलिए, दो तरह की क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी क्लासिफिकेशन हमारी जो बचती है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहने वाली है, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के ऊपर आपके बोर्ड्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव लेवल यानी कि NTSC और ओलंपियाड के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, जो तीसरी जो हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। क्या है बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो जैसे हमने एसिड को पढ़ते टाइम बोला था कि एसिड के लिए बेसिसिटी होती है और बेस के लिए एसिडिटी होती है, तो यहाँ पर जो एसिडिटी रहने वाली है, एसिडिटी का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा। एसिडिटी का मतलब है बेटे कि कोई भी बेस एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज करता है। तो मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ OH- आयन releases by a base in aqueous solution is called acidity। यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि जितने नंबर ऑफ OH- आयन को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा उसी के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी एसिडिटी। ठीक है बेटे, या फिर आप अगर मान लीजिए एसिड की टर्म में एसिडिटी को डिफाइन करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो, आप बोलोगे बेटे कि एसिड ने जितने H+ आयन रिलीज किए किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट या वाटर बनाने के लिए, वही उसकी क्या कहलाएगी, एसिडिटी। ठीक है, जरा बात को पकड़िएगा। अब एसिड जितने H+ आयन देगा, बेस भी तो उतना ही OH- आयन देगा, ताकि दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना दे, वाटर बना दे। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये वाली डेफिनेशन ही दे के आना। क्या होती है एसिडिटी, द नंबर ऑफ OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्साइल आयन रिलीजेस बाय ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी। तो एसिडिटी के बेसिस पर जो आपका बेस होता है ये जनरली 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है,
मोनो एसिडिक बेस। क्या होता है? मोनो एसिडिक बेस। सेकंड जो होगा वो क्या होगा? डाई एसिडिक बेस, यानी कि जिसकी एसिडिटी क्या हो? 2 हो। और तीसरा और लास्ट क्या होगा बेटे? ट्राई एसिडिक बेस। तीसरी कैटेगरी क्या है? ट्राई एसिडिक बेस। तो इनके एग्जाम्पल आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं। ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखना। मोनो एसिडिक बेस कितने क्या कौन होंगे बेटे? जो एक्वा सॉल्यूशन में एक OH माइनस आयन को रिलीज करेंगे। तो सीधा एग्जाम्पल लिखता हूं, क्या होगा बेटे? NaOH और KOH। दोनों के पास क्या हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं? 1। तो दोनों एक्वा सॉल्यूशन में भी कितने रिलीज करेंगे? 1। उसके बाद सीधा आते हैं डाई एसिडिक बेस के ऊपर। डाई एसिडिक बेस वो बेस होंगे जिसके अंदर क्या होंगे? रिलीज करने के लिए 2 OH माइनस आयन होंगे, है ना। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो ध्यान रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बेटे? फेरस हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करेगा किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। एक इक्वेशन लिख देते हैं इसकी भी, है ना। तो FeOH2 जब रिएक्ट करता है HCl के साथ, 2 HCl ले लेते हैं ताकि रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाए, तो ये बनाता है FeCl2 प्लस 2H2। क्या बनाता है? FeCl2 प्लस 2H2। उसके बाद लास्ट जो कैटेगरी बचती है वो हमारी बचती है ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस कौन होंगे बेटे? जिसके पास 3 OH माइनस आयन होंगे, है ना। तो जो एक्वा सॉल्यूशन में जाकर 3 OH माइनस आयन को रिलीज कर दे वो वाले बेस कैसे होंगे? ट्राई एसिडिक बेस। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है बेटे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है बेटे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवानी होती है तो सीधी सी बात है बेटे, यहाँ पर बेसिसिटी 2 थी तो एसिड के कितने मोल लिए? 2। तो यहाँ पर जब एसिडिटी आपकी 3 है तो HCl के कितने, एसिड के कितने मोल हो गए? 3। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो AlCl3 प्लस 3H2O बनेगा। लेकिन ध्यान रखना बेटे, ये रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप में नहीं होती। AlOH3 जो होता है वो 1 by 1 अपने OH माइनस आयन को रिलीज करता रहता है। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं कि बेसिस के जो यूजेस होते हैं वो कहां पर इसका हम लोग यूज करते हैं। कहां पर यूज होता है बेस? डेली लाइफ में कहां यूज करते हो बेटे? सोचो जरा, ऐसी चीजें जिनका क्या होता है? टेस्ट बिटर होता है और टच कैसा होता है? सोपी होता है। तो कड़वी चीजें देखो और जिनका फील क्या हो? सोपी हो। सोपी फील किस किस का हो सकता है? आपके टूथपेस्ट का। किसका होता है? टूथपेस्ट का। और किसका? सोप का। किसका होता है बेटे? सोप का। सोप के साथ डिटर्जेंट का भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यूजेस में आप डालिए बेटे, सबसे पहला जो यूज होगा बेस का, जो सबसे पहला यूज है वो ये है बेटे कि यहाँ पर सोप की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है बेटे? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि साबुन बनाने में। और कहाँ कर सकते हो? डिटर्जेंट बनाने में। कहाँ बेटे? डिटर्जेंट बनाने में। और कहाँ बेटे? टूथपेस्ट बनाने में। कहाँ? टूथपेस्ट बनाने में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, यहाँ पर हम लोग पेपर फॉर्मेशन में भी बेस का यूज करते हैं। किसके अंदर करते हैं? पेपर फॉर्मेशन के अंदर। एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर कौन से बेटे स्पेशल होते हैं? रेयन फाइबर। कौन से होते हैं? रेयन फाइबर। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है बात, रेयन फाइबर बनाने के लिए हम लोग बेसिस का यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा यूज है बेटे, एक सब्सटेंस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं भाई? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का यूज हम लोग ब्लीचिंग एजेंट बनाने में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्लीचिंग एजेंट बनाने में, या फिर आप बोल सकते हो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, जो कई बार आपके NTSC ओलंपियाड में पूछा जा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है बेटे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
यहाँ पर पूछा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज किया जाता है एज ए एंटासिड। कहा बेटे, एज ए एंटासिड। क्या होता है, जब हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग इसको यूज में लाते हैं, किसको यूज में लाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए एंटासिड। और जो इफेक्ट एसिडिटी का कम करता है उस प्रोसेस को बोला जाता है इंडाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटे, इंडाइजेशन। यानी कि इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए हम लोग किस बेस का यूज करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, टू क्योर इंडाइजेशन। किसका यूज करते हैं बेटे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये था ऑल अबाउट बेसिस। तो हम अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मुझे लगता है पर्सनली कि इस साल आपके पेपर में वो जरूर आएगा। ठीक है बेटे, इसके अलावा और क्या क्या करेंगे, अब की बार जो हमारा प्रोसेस होगा पढ़ने का वो ऐसे नहीं होगा कि लेक्चर के साथ साथ एक्टिविटियां कवर करेंगे। एक्टिविटियां इस बार हम लोग बिल्कुल सेपरेट स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले अगला जो लेक्चर मैं बनाने वाला हूं वो बनाऊंगा मैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस के ऊपर। उसके बाद जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, हर एक केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर एक अलग एक्टिविटी होती है। इसलिए मैं क्या करूंगा, एसिड और बेस की एक्टिविटी इकट्ठी करा के हर एक एक्टिविटी को सेपरेटली आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है बेटे, तो ये था बेस के बारे में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, घर पर ही रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।